वेलकम टू अनअकैडमी गाइज। आगे बढ़ने से पहले जो मैं आप लोगों को बताती रही हूँ, हमारे फंडामेंटल राइट्स चल रहे हैं, ठीक है, मौलिक अधिकार चल रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स शुरू से मुझे सुन रहे हैं, बेसिकली मौलिक अधिकारों के जब से हमारी सीरीज हुई थी, तो हम एक एक मौलिक अधिकारों को दोस्तों बहुत ही विस्तृत तौर पे कर रहे हैं अपने पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर जब मेंस में हम पढ़ेंगे तो इन्हीं को हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग से भी पढ़ेंगे। लेकिन अलग से पढ़ने के लिए भी आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो आप इन क्लासेस के माध्यम से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 30 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज आर्टिकल 31 करवाने से पहले मैं 32 आप लोगों को बेसिकली बताऊंगी। 32 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 32 से मेंस में भी क्वेश्चन बन सकता है, और पीटी में 32 की जो 5 रिटें हैं उनके ऊपर अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। और आर्टिकल 33 हम एक कक्षा और लेंगे मौलिक अधिकारों के ऊपर। वो क्योंकि मैंने बहुत ही धीरे धीरे और बहुत ही विस्तृत तौर पे आप लोगों को मौलिक अधिकार पढ़ाए हैं। यहाँ पे टाइम की थोड़ी बाउंडेशन रहती है दोस्तों, अदरवाइज मैं 2.5 घंटे की लंबी क्लास लेके एक बार में ही आप लोगों के खत्म करवा देती, ठीक है। और मैं इतना लास्ट में घिचमिच नहीं करना चाहती कि हमारा पूरा जो टॉपिक है, जो हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो लास्ट में आते आते आप लोगों को समझना आए। एग्री हो मेरी बात से? तो आज हम आज की क्लास और कल की क्लास में मौलिक अधिकार खत्म करेंगे, और उसके बाद पॉइंट पे आती हूँ। उसके बाद क्या चलेगा, जो मैं इरेज करके बताती हूँ, ध्यान रखना। जितने भी मौलिक अधिकार पढ़े हैं रिवाइज कर लेना। एमसीक्यू लाऊंगी, स्पेशली फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे पहले। क्यों? ताकि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के एमसीक्यूज के माध्यम से हम अपने पूरे मौलिक अधिकारों की सीरीज को कंप्लीट कर सकें, रिवाइज कर सकें, ठीक है। क्वेश्चंस मेरे होंगे, आंसर आपके होंगे। और वो क्वेश्चन मेरे नहीं होंगे दोस्तों, बेसिकली क्वेश्चन होंगे आईएएस के, क्वेश्चन होंगे सीडीएस के, क्वेश्चन होंगे सीएपीएफ के, क्वेश्चन होंगे आईएएस ऑप्शनल के, और क्वेश्चन होंगे कुछ पीसीएस एग्जाम्स के, ठीक है। जिससे परीक्षा में जो पूछा जाता है वो आप लोगों को ये क्लासेस करने के बाद आप लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। यही हमारी पूरे टॉपिक को कवर करने की स्ट्रेटेजी रहेगी, रणनीति रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को। और शाम की क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज चल रहे हैं। स्पेशल क्लास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी वीडियो के नीचे लिंक दिया होता है, जिसमें प्रोफाइल लिंक होता है, वहां जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मेरा टारगेट, जो मेरे स्टूडेंट शुरू से सुन रहे हैं, ठीक है, वैसे तो सभी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, वो भी 40 से 45 क्वेश्चन कराने का टारगेट है दोस्त। क्वालिटी यहाँ पे, और हिस्ट्री स्पेशल क्लासेस पे, और जल्द ही मॉडर्न हिस्ट्री हम वहां पे कवर कर लेंगे। उसके बाद मैं एसएन लाल इकोनॉमी की बेसिक बुक आप लोगों को कराऊंगी बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, आज अनअकैडमी देश भर में यूपीएससी सीएससी के क्षेत्र में सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म बन चुका है। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो दोस्तों आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस, जिसके माध्यम से आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, डाउट क्लियर कर सकते हैं, आंसर पोल की सुविधा आपको मिलती है, आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। पूरे पीटी और मेंस के सिलेबस के हिसाब से अनअकैडमी ने अपने पूरे सिलेबस को स्ट्रक्चर किया है दोस्तों। आपको लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी मिलती है। कॉम्बैट का आयोजन होने जा रहा है 28 फरवरी को, भूलना नहीं है। एनरोल करा लीजिए, और एनरोल कराने से पहले ललिता वाईटी कोड का यूज करें। बताऊंगी कॉम्बैट के बारे में इसी स्लाइड में, धैर्य बनाए रखिए। और अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलता है यदि आपने एक बार अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो आप मेरे साथ अनअकैडमी के हर एजुकेटर को सुन सकते हैं। याद रखिएगा, यदि आप ललिता वाईटी से सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मुझे सुन पाएंगे, मेरे साथ उस कोर्स के हर एजुकेटर को आप सुन पाएंगे दोस्तों। इसलिए सब्सक्रिप्शन यदि आप लेने का मन बना रहे हैं तो ललिता वाईटी कोड का यूज करें।
अनअकैडमी पे आपको देश के सबसे बड़े एडुकेटर्स पढ़ाते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों। जो एंड्रॉयड यूजर हैं वो गूगल प्ले से जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल यूजर एप्पल ऐप से एप्पल जो ऐप स्टोर है उससे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही दोस्तों मेरी स्पेशल क्लास चल रही है शाम 5 बजे, जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री को एमसीक्यूज के माध्यम से कवर करा रही हूँ। ठीक है, हमारी लगभग 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। आप वहाँ पे आइए, आप वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री कवर कीजिए, यहाँ पॉलिटी कवर कीजिए। हमारा जो एक बड़ा एरिया है पूरे सिलेबस का वो कवर हो जाएगा। और अगर कोई मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अभी सर्च नहीं कर पा रहा है शुरुआती दौर में, तो मेरी जो ये यूट्यूब की वीडियो है दोस्तों, इसके नीचे लिंक दिया होता है जहाँ पे प्रोफाइल लिंक लिखा होता है, आप वहाँ क्लिक करेंगे तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। शाम 5 बजे मेरी क्लास होती है स्पेशल पे मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, और वो बिल्कुल फ्री होती है। स्पेशल क्लास है दोस्तों, वो फ्री होती है। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वो क्लास सुनिए। दोस्तों मैं ललिता, मुझे यूपीएससी के साथ ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर 7 वर्ष तक पढ़ाने का अनुभव है। जहां तक बात की जाए सिविल सेवाओं के क्षेत्र में मेरे अनुभव की, तो मुझे यूपीएससी के साथ अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज के 12 मेंस देने का अनुभव है, मुझे इंटरव्यू का अनुभव है। मैंने अपना एमए पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में किया है और अपना यूजीसी नेट भी पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया है। और दोस्तों मेरा जो यूपीएससी और अलग अलग स्टेट सिविल सर्विसेज का वैकल्पिक विषय होता है, जो मेंस में जो ऑप्शनल होता है, वो मेरा हिस्ट्री रहा है। इसलिए एमसीक्यू चल रहे हैं स्पेशल क्लास में। ठीक है, तो बड़ा एरिया जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का है मैं कवर कराऊंगी, और उसके बाद एसएन लाल। ऑल द बेस्ट। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल unacademy_ललिता_कुमारी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। मेरी डेली क्लासेस की नोटिफिकेशंस, जितना भी मैं पढ़ाती हूँ सबकी पीडीएफ आप वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको कुछ डाउट रहता है तो दोस्तों आप मुझे पूछ सकते हैं। मेरे प्रोफाइल लिंक पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी ने कंप्रिहेंसिव तरीके से पूरे सिलेबस को डिजाइन किया है दोस्तों। इसमें आप पॉलिटी, गवर्नेंस एंड आईआर, ज्योग्राफी, साइंस इन टेक, एनसीईआरटी समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, यानी पूरी एक व्यापक तैयारी आपकी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। और यदि आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 2 तरीके के सब्सक्रिप्शन है। पहले प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं। ये सब्सक्रिप्शन आप 6 महीने से लेके 3 साल तक का ले सकते हैं दोस्तों, कम से कम 1 साल का तो जरूर लेना। और जो बच्चे 12वीं के बाद से ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो एक साल मतलब 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो उनको फायदा होगा। ठीक है, अब उदाहरण के तौर पे यदि आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपकी 3 साल की फीस है 90,000। लेकिन यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे दोस्तों, तो आपको मात्र 81,000 ही पे करना होगा 3 साल के लिए। और आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ललिता वाईटी कोड यूज करने पे। तो दोस्तों ललिता वाईटी कोड यूज करें। इसके अलावा दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 1 साल से 3 साल तक का ले सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं आइकॉनिक में? आपको पर्सनल गाइडेंस मिलती है, डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस होती है, और आपकी पूरी तैयारी का जो एक सफर है उसमें एक मार्गदर्शक हमेशा आपका मार्गदर्शन करता है। यदि आप इसको लेने का मन बना रहे हैं तो भी आप ललिता वाईटी कोड का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों याद रखिएगा मार्च में फीस बढ़ने वाली है, तो जो जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने का मन बना रहे हैं वो जल्द से जल्द लें, ललिता वाईटी कोड का यूज करें। अनअकैडमी कॉम्बैट होने जा रहा है दोस्तों 28 फरवरी को, अपने आप को एनरोल कराएं कॉम्बैट के लिए, ललिता वाईटी कोड का यूज करें। और 60 मिनट 60 क्वेश्चन, आपको अपनी कमियों का पता लगेगा, प्रतिस्पर्धात्मक जो क्षमता है एक तरीके से वो विकसित होती है दोस्तों। इस तरीके के कंपटीशन में पार्टिसिपेशन करते रहना चाहिए, अच्छा रहता है हमारी तैयारी के लेवल को जांचने का। इसके अलावा जो इसमें फर्स्ट 10 विनर होंगे उनको 1 महीने का यूपीएससी सीएससी जीएस जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल एक तरीके से फ्री मिलेगा। इसके अलावा अनअकैडमी में बहुत सारे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। कंप्लीट 1 ईयर बैच, कंप्लीट 2 ईयर बैच, एनसीईआरटी बैचेस 12 फरवरी से लॉन्च हो चुके हैं, आप देख देख के ज्वाइन कर सकते हैं।
अनअकैडमी केवल जीएस ही नहीं बल्कि ऑप्शनल के साथ आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के साथ प्लस जीएस की सुविधा आपके लिए लाई है। दोनों का सब्सक्रिप्शन आप 1 साल से 3 साल तक के लिए ले सकते हैं। यहाँ पे भी यदि आप ललिता वाईटी कोड का यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 30 तक किसी को कोई दिक्कत है दोबारा क्लास को सुनिए, और फिर भी दिक्कत है मेरे टेलीग्राम पे आके आप डाउट क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों के ऊपर ही मेहनत करना है, बस आप लोगों को उत्साह से पढ़ते रहना है और रिजल्ट देना है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको इस तरीके से समझते हैं। कैसे? मान लीजिए आप कोई गोल्ड खरीदें या कोई प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो आप आश्वस्त नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो सुरक्षित एक तरीके से वातावरण होना जरूरी है। तो मौलिक अधिकार यदि दिए गए हमारे संविधान में, ठीक है, तो उनकी सुरक्षा के भी संविधान निर्माताओं ने बकायदा बेहतर इंतजाम किए। ठीक है, उनको सुरक्षित रखने के, ताकि किसी भी कीमत पे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ना किया जा सके, कुछ अपवादों को छोड़ के। और वो अपवाद कौन कौन से हैं पिछली क्लासेस में डिटेल से बता चुकी हूँ एक एक को। ठीक है, तो पहली बात तो ये है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं, धीरे धीरे एक्सप्लेन करती जाऊंगी मैं आप लोगों को। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार का क्या मतलब होता है? उपचार। ठीक है, यदि कुछ समस्या आती है तो आर्टिकल 32 के तहत उनका यानी कि मौलिक अधिकारों का उपचार किया जा सकता है। और उपचार कैसे किया जाएगा? 5 प्रकार की रिटों के माध्यम से। मैं एक एक रिट को बताऊंगी, घबराना नहीं है। जो नए बच्चे हैं वो इस आर्टिकल 32 से विशेषतः घबराते हैं, तो घबराना नहीं है, समझाऊंगी आपको, बस आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, अब देखिए, मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। जिसने एमसीक्यू, जहां जहां पीटी का क्वेश्चन बनता है साथ साथ बताती जाऊंगी। जिसने मेरी एमसीक्यू की, मैं एक बार इरेज कर लूं इसको, एमसीक्यू की क्लास सुनी है, उसमें आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, कि आर्टिकल 32 जो है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, एक लाइन दे दी थी कि स्वयं में मूल अधिकार है। ठीक है, तो कैसे मूल अधिकार है, ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी है। बार बार बोलती हूँ, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है हमारे संविधान में। तो इस आर्टिकल 12 से 35 में आर्टिकल 32 तो स्वयं इंक्लूड है। ठीक है, तो आर्टिकल 32 जो है यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो क्या है? वो स्वयं में ही मूल अधिकार है। 2 बातें समझ में आई। तीसरी बात, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया डॉक्टर अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने। और एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। ठीक है, अर्थविहीन कैसे है? जब तक आप सुरक्षा नहीं दोगे तो कितने ही मौलिक अधिकार दे दो, ठीक है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो अर्थविहीन है आर्टिकल 32 के बिना सारे मौलिक अधिकार। एक एक चीज को ध्यान से समझना, मेंस का क्वेश्चन, पीटी का क्वेश्चन, दिमाग खोल के रखना है। ठीक है, समझ गए? B.R. अंबेडकर ने बताया आत्मा और हृदय आर्टिकल 32 को। पीसीएस में सीधा पूछता है ये क्वेश्चन। ठीक है, किसने कहा था और कौन से आर्टिकल को कहा था? उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि आर्टिकल 32 में संविधान की मूल विशेषताएं हैं। इस तरह से संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। मूल विशेषताएं मतलब मूल ढांचा। मूल ढांचा, जिस बच्चे ने मूल ढांचे की क्लास को नहीं सुना है, कृपया आप लोगों से निवेदन है जाके उस क्लास को सुनिए। ये मूल ढांचा जो शब्द है दोस्तों, ये पूरी पॉलिटी में आप सुनते रहेंगे, बार बार सुनते रहेंगे। तो एक बार समझ लो ना यार जाके, क्या है मूल ढांचा, है ना। मेरी पूरी एक स्पेशल यूट्यूब पे क्लास मिल जाएगी, मूल ढांचा 1 या 1.25 घंटे की क्लास है, फंडे क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियरली बोला है कि यदि संसद चाहे कि वो आर्टिकल 32 में संशोधन कर देगी तो वो संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल 32 है वो मूल ढांचे का भाग है।
समझ में आया? और मूल ढांचा, जो नए बच्चे हैं प्लीज वहां से सुन लें, आप लोगों का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्लियर है और इसे संविधान संशोधन के तहत बदला नहीं जा सकता। 4 प्रावधान किए गए। क्या? पहला, मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन करने का जो अधिकार है वो प्रत्याभूत है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि यदि, बार बार बताती आ रही हूं मौलिक अधिकारों में, यदि किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, और यदि वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय में सीधे जा सकता है व्यक्ति, यही बात ये बोल रहा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, कि उच्चतम न्यायालय के किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार के संबंध में कोई भी निर्देश या आदेश जारी करने का अधिकार होगा। उसके द्वारा जारी रिट में शामिल कौन कौन सी रिटें हैं, एक एक रिट को, एक एक रिट से पीटी का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसलिए इतना फोकस कर रही हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार पृच्छा, ये 5 तरीके की रिट्स होती हैं। एक बार आप इंग्लिश में भी देख लीजिएगा इनके नाम। ठीक है, आपको कई बार इंग्लिश में भी दे देता है वो, लेकिन हिंदी ट्रांसलेशन आपको मिलेगी यूपीएससी के एग्जाम में। तो ये 5 चीजें आपने देख ली। अब पहला, 3-4 तरीके की चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ये चीजें आपने देख ली कि भाई 4 प्रावधान है। पहला प्रावधान है कि भाई जो मूल अधिकारों, यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, दूसरा, मूल अधिकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय जो है निर्देश या आदेश दे सकता है 5 रिट्स के माध्यम से। उसके बाद संसद को शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को सभी प्रकार के निर्देश, आदेश और रिट जारी करने की शक्ति दे दे। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये भी पीटी का क्वेश्चन बनेगा। अब जैसे आपको पता है कि आर्टिकल 32 के तहत, एमसीक्यू वाली क्लास याद कीजिए जो सुने थे उस क्लास को, आर्टिकल 32 के तहत जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है 5 रिट्स के माध्यम से, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट्स करते हैं। ये तो व्यवस्था संविधान में ही करती है। ठीक, अब ये जो ये पॉइंट है ये कह रहा है कि यदि संसद चाहे तो इस प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा दूसरी कोर्ट्स को भी दे सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, जो जिला कोर्ट्स हैं, या फिर और तरीके की कोर्ट्स हैं, उनको भी ये शक्ति संसद दे सकती है। ठीक है, आपसे पीटी में क्या पूछेगा कि भाई संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो 5 रिटें हैं वो केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी कर सकता है। यदि संसद भी चाहे तो उनका विस्तार नहीं कर सकती दूसरे न्यायालयों को। दिमाग क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। लेकिन सीधी सी बात है, सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को तो 32 और 226 के तहत संविधान में ही दे दी गई है। ठीक है, लेकिन यदि संसद चाहे तो दूसरे जो न्यायालय हैं उनमें भी इन रिट्स का विस्तार कर सकती है। संसद को शक्ति है, याद रखिएगा, पीटी में फंसना नहीं है यहीं से। इसीलिए टाइम दे रही हूँ दोस्तों। ये फंडे अगर आप लोगों के क्लियर नहीं होंगे, यूपीएससी के जो पीटी के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व नहीं कर पाओ। ठीक है, पढ़ाने को तो मैं आऊं और आर्टिकल 32 की 5 रिट्स करवाऊं और चली जाऊं, ठीक है, लेकिन पीटी पास करना है, एग्जाम निकालना है। तीसरा फंडा क्लियर है? दिक्कत है किसी को? संसद कर सकती है। रिवाइज भी करवाती हूँ मैं अपनी क्लास करवाने के बाद, घबराना नहीं है। फिर भी डाउट हो तो आप पूछेंगे। अब ये कह रहा है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के विरुद्ध किसी पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, यदि उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है तो पूर्वाग्रह नहीं रखेगा, इतना मत जाना, इतनी ध्यान रखना। अब 226 से, आर्टिकल 226 पहले ही निर्धारित करता है कि ये शक्तियां उच्च न्यायालय में निहित है, ये मैं बता चुकी हूँ, 32 और 226। अब देखिए अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हम समझ चुके। अगला पॉइंट, उच्चतम न्यायालय में जाने के अधिकार को इस संविधान द्वारा अन्यथा उपबंधित के सिवाय निलंबित नहीं किया जाएगा। इस तरह
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के तहत इनको स्थगित करता है। हमको पता है कि मौलिक अधिकार का मतलब क्या, 12 से 35, जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो क्या निलंबित हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ के, केवल 20 और 21 को छोड़ के सारे अधिकार निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 32 भी मौलिक अधिकार है, तो आर्टिकल 32 भी निलंबित हो जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। जब मैं राष्ट्रीय आपातकाल बताऊंगी तो डिटेल से बताऊंगी। उसमें 2 आर्टिकल होते हैं दोस्तों, एक 358 और एक 359। दिख रहा है आपको, नीचे लिखा है मैंने। 358 बेसिकली संबंधित है आर्टिकल 19 से रिलेटेड कि कौन कौन सी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आर्टिकल 19 का निलंबन होता है, कब, जब 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। और 359 के तहत आर्टिकल 19 को छोड़ के बाकी जितने भी अधिकार हैं, 20-21 तो छूटेंगे ही, उनको मैं शामिल करना, वो उनके निलंबन की व्यवस्था की गई है। इतनी सी बात समझना, वही राष्ट्रीय आपातकाल के तहत आर्टिकल 20-21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार निलंबित होते हैं। आर्टिकल 32 भी मौलिक अधिकार है, तो वो भी स्थगित हो सकता है, यदि राष्ट्रपति चाहे तो कर सकते हैं। ध्यान रहेगा, रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है, भारी भरकम टॉपिक है, इसलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे इस टॉपिक को। और जो पुराने बच्चे हैं आप लोग भी सुन लीजिए, कई बार ये फंडे क्लियर नहीं होते हैं दोस्तों, तो ध्यान से सुन। अब देखिए, अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति बिना अपीली प्रक्रिया के उच्चतम न्यायालय में जा सकता है, बता चुकी हूँ, डायरेक्ट जा सकता है उच्चतम न्यायालय में यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। और ये बहुत विस्तृत इसलिए है क्योंकि इनकी शक्तियां केवल आदेश या निर्देश देने तक सीमित नहीं है, यह सभी प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। भाई केवल आदेश या निर्देश नहीं देगा, सुप्रीम कोर्ट रिट्स के माध्यम से एक तरीके से फैसला भी कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 का उद्देश्य क्या है दोस्तों? आर्टिकल 32 यदि संविधान में रखा गया, मैं पहली लाइन में बता चुकी हूँ, क्यों, अधिकारों के संरक्षण की गारंटी। भाई अगर संविधान निर्माता, समझा कीजिए चीजों को, मौलिक अधिकार ही दे देते, उनके संरक्षण की गारंटी नहीं देते, तो क्या मौलिक अधिकारों का कोई इंपॉर्टेंस रह जाता? कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता ना। तो आर्टिकल 32 अधिकारों के संरक्षण की गारंटी, प्रभावी, सुलभ और संक्षेप उपचारों की व्यवस्था है। एक तरीके से ये गारंटी देते हैं हमारे मौलिक अधिकारों को, और हमारे मौलिक अधिकार प्रभावी तौर पे क्या लागू हो सके उसका संरक्षण देते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। संविधान द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी जाती है। सीडीएस का क्वेश्चन है, सैटरडे के एमसीक्यू में करवाया था दोस्तों, कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है आर्टिकल 32 के तहत, उसमें ऑप्शन क्या दिया था आपको कि सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ सामान्य जो कानून है उनके बचाव के लिए भी आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। अब दिमाग घूम गया अगर इन चीजों को ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ठीक है, तो ध्यान रखना, क्या, केवल मूल अधिकारों की ही गारंटी दी गई है आर्टिकल 32 के तहत। इरेज कर लेती हूँ, केवल मूल अधिकार। अब अगली लाइन आएगी ना तो समझ आएगा। अन्य अधिकारों को नहीं दी गई, जैसे गैर मूल अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, असंवैधानिक अधिकार है या लौकिक अधिकार है। समझिए इस चीज को, ध्यान से समझिए। अभी आप लोगों को क्या बताया था, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 32 बता दिया, केवल मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकती है केवल मूल अधिकारों के ही संबंध में। लेकिन आर्टिकल 226 जो है, जिसमें हाई कोर्ट रिट जारी करती है, वो मूल अधिकारों के साथ साथ जो अन्य अधिकार है, चाहे वो कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है या फिर लौकिक अधिकार है, सबके संबंध में रिट जारी कर सकती है। तो एक पीटी का क्वेश्चन बनता है कि रिट्स के माध्यम से हाई कोर्ट की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। ठीक, लाइन दे देगा, हाई कोर्ट की शक्ति मतलब उच्च न्यायालय की शक्ति जो
रिट्स के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अधिक है। क्यों अधिक है? अब अधिक है ये तो रट लेंगे कई बच्चे, ठीक है, रटे हुए बैठे हैं। मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि हाई कोर्ट्स की शक्ति सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है रिट्स के मामले में, लेकिन क्यों अधिक है ये भी पता होना जरूरी है दोस्तों। तो क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों के साथ ही जो दूसरे अधिकार दिए गए हैं उनके संबंध में रिट जारी कर सकता है। फंडा क्लियर है? दिक्कत किसी को यहां तक? रिवाइज भी कराऊंगी, घबराइएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए, मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्र मूल है तो है पर अनन्य नहीं है। अब ये क्वेश्चन भी सीधे तौर पे पूछा गया है सीएपीएफ या सीडीएस, जो सैटरडे वाली कक्षा में जो बच्चे आए थे वो खुश हो रहे होंगे कि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछता है आईएएस के एग्जाम्स में, ठीक है। तो अब ये बोल दे आपको कि भाई मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के बारे में उच्चतम न्यायालय का न्यायिक क्षेत्र अनन्य है। अनन्य का मतलब क्या है कि क्या केवल सर्वोच्च न्यायालय ही मूल अधिकारों की संरक्षा कर सकता है इन रिट्स के माध्यम से? अभी पीछे पढ़ा है, क्या पढ़ा है? फटाफट आर्टिकल बताइए, क्या पढ़ा है? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 की केवल मूल अधिकार नहीं, केवल सर्वोच्च न्यायालय को अनन्य शक्ति नहीं है, हाई कोर्ट्स को भी है, और यदि संसद चाहे तो अन्य कोर्ट्स में भी इन रिट्स का विस्तार कर सकती है, ठीक है। तो मूल तो है, अनन्य नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट ही जारी नहीं कर सकता। इन वर्ड्स की कीमत समझिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। केवल ये अगर याद कर लोगे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32, इससे यूपीएससी पास नहीं होगा दोस्त। फंडे क्लियर करने पड़ेंगे, बहुत इजी है, 2 बार 3 बार पढ़ोगे चीजें आसान हो जाएंगी। यहां तक डाउट किसी को? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, एक बार रिवाइज भी करेंगे, समझ गए। अब इसी लाइन का अगली लाइन विस्तार है कि भाई मूल है पर अनन्य नहीं, क्यों? उसका जुड़ाव अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से है। इस तरह उच्च न्यायालय की मूल शक्तियों में निर्देश जारी करना, आदेश एवं रिट जारी करना मूल अधिकारों का क्रियान्वयन आदि है आता है, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकती हैं। अनुच्छेद 32 द्वारा प्रदत्त अधिकार स्वयं ही मूल अधिकार हैं। बताया था 12 से 35 आर्टिकल 32 इसी का पार्ट है, तो स्वयं मूल अधिकार है और मूल अधिकारों का हनन होने पर उच्चतम न्यायालय जाया जा सकता है। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकता है। आप लोगों को पता है, जो शुरू से क्लास कर चुके हैं, इस बात को मैं 2 से 3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, और मेरे रिपीट करने का क्या उद्देश्य होता रहता है, जो मेरे शुरू से क्लासेस सुन रहे हैं वो जानते हैं, ताकि आपको क्लासेस में ही बहुत सारी चीजें याद हो जाएं दोस्तों, ठीक है। 5 रिट कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा, ठीक है। संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालयों को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, चूंकि अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। ये बात अलग है, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन यदि ये लाइन पूछ दी जाए आपसे, दोबारा बता रही हूँ, कभी भी पूछ सकता है, और वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो कि बहुत लोग फिर भी हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, अगर ये लाइन दे दे कि भाई संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालयों को भी ये रिटे जारी करने का अधिकार दे सकती है, तो दे सकती है, संविधान में व्यवस्था की गई है इस बात, ठीक है। केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं, अभी की सिचुएशन में। ये अभी की सिचुएशन है, क्यों? क्योंकि अभी तक संसद ने कोई व्यवस्था नहीं की गई, ठीक है। अब हम आते हैं, उच्चतम न्यायालय का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है, जो मैंने पीछे एक शुरुआत करा दी थी इस डिबेट की कि कैसे भिन्न है। हाई कोर्ट, सबसे पहले हम सुप्रीम कोर्ट लिखते हैं, और हाई कोर्ट, इनकी शक्तियां रिट संबंधी जो न्यायिक क्षेत्र है वो कैसे भिन्न है दोनों का। पहला, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन को लेकर रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय इसके अलावा किसी और उद्देश्य को भी लेकर रिट जारी कर सकता है, ठीक है। इसलिए जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की तुलना में व्यापक हैं,
रिट के माध्यम रिट के संबंध में, ठीक है। दूसरा, किसी अन्य उद्देश्य का मतलब क्या है, ये भी पता है आपको कि भाई मौलिक अधिकारों के साथ साथ कोई सामान्य कानून हो। इस तरह उच्चतम न्यायालय रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम विस्तृत है उच्चतम न्यायालय के, ठीक है। पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय किसी एक व्यक्ति, मेरा मार्कर कहाँ, ये रहा। उच्चतम न्यायालय जो है वो किसी एक व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय सिर्फ संबंधित राज्य के व्यक्ति या अपने क्षेत्र के राज्य को, या यदि मामला दूसरे राज्य से संबंधित है तो वहां के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। कैसे, देखिए, सुप्रीम कोर्ट यदि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के बाद ये रिट जारी करता है तो वो व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी कर सकता है और सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है, केंद्र सरकार के विरुद्ध भी जारी कर सकता है। लेकिन जो हाई कोर्ट्स हैं दोस्तों, वो उस राज्य की सरकार के विरुद्ध तो रिट जारी कर सकता है, लेकिन केंद्र की सरकार के विरुद्ध हाई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ज्यादा बुद्धि नहीं दौड़ानी है, ठीक है भाई। हाई कोर्ट केंद्र की सरकार के विरुद्ध नहीं रिट जारी कर सकता, उस राज्य के व्यक्ति के खिलाफ ही कर सकता है, ठीक है, समझ में आया। इस तरह रिट जारी करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्रीय न्याय क्षेत्र, यदि न्याय क्षेत्र की बात आए तो उच्चतम न्यायालय का अधिक होगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय पूरे देश के लोगों के विरुद्ध के साथ साथ सरकार के विरुद्ध भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट व्यक्ति के खिलाफ कर सकता है और उस राज्य के खिलाफ, ठीक है। पानी वानी पी लो, ठीक है, बढ़िया आर्टिकल है, एक बार समझ लिया, एक बार फंडे क्लियर कर लिए, हमेशा के लिए खुश रहोगे, ठीक है। ये आर्टिकल ऐसा है दोस्तों, बाबा है ना, जो बाबा तैयारी कर करके बैठे हैं, उनको भी चीजें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ा नहीं है इन चीजों को, ठीक है। तो पानी वानी पी लो, मैं भी पी लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है, आप भी पियो फटाफट, फिर नेक्स्ट शुरू करते हैं। ठीक है, तीसरा क्या डिफरेंस है भाई, आर्टिकल 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, तीसरी बार बता चुकी हूं, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। क्यों नहीं नकार सकता, क्योंकि मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व सुप्रीम कोर्ट के पास है, और यदि सुप्रीम कोर्ट कहे कि मैं तो नहीं रिट जारी करूंगा जी, तो काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 स्वयं में मूल अधिकार है, और मूल अधिकारों का संरक्षण करना सुप्रीम कोर्ट का दायित्व है, वो नकार नहीं सकता, ठीक है, समझ में आया। अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेकानुसार है, इसलिए उच्च न्यायालय अपने रिट संबंधी न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। हाई कोर्ट 226 के तहत रिट न्याय क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं नकार सकता। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ही, सर्वोच्च न्यायालय को ही मौलिक अधिकारों के वास्तविक संरक्षक की संज्ञा दी जाती है। वो जो सुप्रीम, अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं कहा कि हाई कोर्ट को वास्तविक संरक्षक माना जाता है, यही रीजन था दोस्त। इन बुनियादी मुद्दों को समझिए, यदि सुप्रीम कोर्ट संविधान का मौलिक अधिकारों का संरक्षक है तो क्या वो नकार सकता है? नहीं नकार सकता, लेकिन हाई कोर्ट्स के विवेक अनुसार, हाई कोर्ट के विवेक पे निर्भर करता है, वो यदि चाहे तो नकार भी सकता है, ठीक है। इस टॉपिक को मेरे पढ़ाने के बाद आप लोग 3 बार कम से कम पढ़ेंगे, मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ को, 3 बार पढ़ेंगे, लिख के देती हूँ, फंडे क्लियर हो जाएंगे। कुछ नए लोग समझे एक ही बार एकदम समझ में आ जाए तो टाइम लगता है दोस्त। यहाँ तक अब हमने आधी जंग जीत ली है, हमने कुछ कुछ डिफरेंसेस देख लिए हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अब हम एक एक रिट से शुरुआत करते हैं, 5 रिट हैं, जान लेना है क्या क्या है एक एक रिट में, ठीक है। देखिए, पहली रिट है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए या सशरीर प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। इसको बंदी को
जिसे आपने गलत तरीके से हिरासत में ले लिया जाए है उसे सशरीर प्रस्तुत किया जाए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो बंदी है मतलब जो व्यक्ति बंद किया गया है उसका प्रत्यक्षीकरण हो, यानी कि सामने लाया जाए। बिल्कुल ठीक है, समझ गए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। जिसे गलत तरीके से हिरासत में रखा गया है उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है, यदि गलत तरीके से व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, तो संविधान में संरक्षण का अधिकार है कि भाई किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में नहीं रखा जाएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी हो सकती है। ठीक है, यदि अवैध तरीके से रखा गया है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। समझ में आया? जबरन नहीं रखा जाएगा, अवैध तरीके से हिरासत में नहीं रखा जाएगा। आगे देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत हो, दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। यहां से भी पीटी का क्वेश्चन बनता है। जहां जहां फोकस एरिया है वहां ध्यान रखना। कई लोग पढ़ लेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनता है उस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीजें अनुभव से आती हैं। ठीक है, तो अनुभव का फायदा उठाइए। अब वो दे देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण केवल व्यक्तिगत रिट है, इसे सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में जारी नहीं किया जा सकता। आंसर हो जाएगा गलत, हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान रखना, बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत और सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है। ठीक है, अब मुझे एक बात आप बताइए, क्या न्यायालय जितने भी लोग हिरासत में लिए गए हैं सबके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है? मान लो जो वास्तव में मर्डर करके आया है, जो वास्तव में न्यायालय की अवमानना करके आया है, जिस व्यक्ति ने वास्तव में अपराध किया है उसके खिलाफ तो ये रिट जारी नहीं होगी। याद कीजिए, सैटरडे के एमसीक्यूज की क्लास एक क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अपवाद कौन कौन से हैं, किन किन रिट जारी नहीं, लागू नहीं हो सकती। वहां 2-3 चीजें दी थी। अगर जिसने यहां से पढ़ लिया, हालांकि वो क्लास मैंने पहले करा दी, ये अब करा रही हूँ, लेकिन फिर से जो मौलिक अधिकार हैं फिर से बता देती हूँ, 1 मिनट। एमसीक्यूज के माध्यम से रिवाइज कराऊंगी पूरे मौलिक अधिकार। ठीक है, 1-2 दिन से वो क्लासेस हमारी इसी टाइम पे 11:30 बजे शुरू होंगी। पढ़ लेना मौलिक अधिकार, इतना जो है ना कृपया कर देना। ठीक है, यह रिट तब जारी नहीं किया जा सकता जब यदि हिरासत कानून सम्मत है, वास्तव में कानून सम्मत यानी कि गलत तरीके से किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से नहीं पकड़ा गया है बल्कि हिरासत कानून सम्मत है, तो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी नहीं कर सकता। स्वाभाविक सी बात है, इसको याद नहीं करना है, बुद्धि लगानी है। हर चीज याद नहीं कर सकते। विवेक और ये जो बुद्धि है ना, बहुत विस्तृत बुद्धि है आपकी, उसका यूज करना सीखिए। ठीक है, तो हिरासत यदि कानून सम्मत है तो न्यायालय रिट जारी नहीं कर सकता। कार्यवाही किसी विधान मंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई है, यदि किसी व्यक्ति ने या तो विधान मंडल या न्यायपालिका की अवमानना की है तो भी ये रिट जारी नहीं हो सकती। भाई अवमानना की है, उसे हम कैसे छोड़ देंगे? ठीक है, न्यायालय के द्वारा हिरासत, यदि न्यायालय के द्वारा ही उसे हिरासत दे दी गई हो, सजा दे दी गई हो, तो भी उस व्यक्ति के खिलाफ ये रिट नहीं जारी होगी। और हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो, जैसे कुछ सैन्य मामले आ जाते हैं, कुछ मार्शल लॉज आ जाते हैं, उनके तहत यदि हिरासत हुई है तो भी ये रिट जारी नहीं होगी। ठीक है, ये 3-4 अपवाद हैं, रटना नहीं है, बुद्धि लगानी है। मैं मार्कर लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे बचपन में छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पेन नहीं दे देते थे, वो कुछ कुछ ऐसे 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 करते थे, वही मैंने कर दिया है। फिर से कर देती हूँ इरेज यार, घबराओ मत। इतना समझ में आ रहा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण भूलोगे नहीं। जहां जहां फोकस कर रही हूँ क्वेश्चन बनेगा दोस्त, जब पढ़ोगे उसी तरीके से पढ़ना। रिवाइज भी कराऊंगी। परमादेश ले रिट, एक रिट कंप्लीट हुई, दूसरी है परमादेश रिट। परमादेश रिट जब आप लोग पढ़ते हैं तो इससे ये अर्थ निकलता है ना, परमादेश हम आदेश देते हैं। ठीक है, तो परमादेश हम आदेश देते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। किसे?
सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके। अब कोई सार्वजनिक अधिकारी कह रहा है कि भाई मैं तो ये काम नहीं करूंगा, ठीक है, और रिट जाती है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अलग अलग सेंस में, ठीक है, आपको पता है 32 और 226 परमादेश रिट जारी कर सकते हैं कि भाई हम आदेश देते हैं, आपके कर्तव्य है ये काम करना और आप ये काम करेंगे, ठीक है। तो रिट के माध्यम से सार्वजनिक अधिकारियों को रिट जारी की जाती है और उनके कार्यों और उसे नकारने के संबंध में पूछा जा सके, पहली बात, और उन्हें कार्य करने के लिए कहा जा सके, ठीक है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है। अब बताऊंगी जहां से पीटी का क्वेश्चन आता है, इतनी बात समझना कि दोस्तों जो परमादेश रिट है वो आपको क्वेश्चन दे देगा, पीटी का क्वेश्चन यहीं से बनता है, कितना भी आर्टिकल 32 रट लो कंप्लीट नहीं कर पाओगे अगर ये छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं रखी। बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमने देखा था, कहा क्या देखा था कि भाई ये सार्वजनिक प्राधिकरण और व्यक्तिगत दोनों होती है, लेकिन जो परमादेश रिट होती है दोस्तों ये व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। ये किस किस के खिलाफ? सार्वजनिक इकाई के खिलाफ, निगम के खिलाफ, जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके खिलाफ, या जो प्राधिकरण है उनके खिलाफ, या सरकार के खिलाफ भी जारी की जा सकती, ठीक है। परमादेश जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट परमादेश रिट के माध्यम से ये नकारने के कारण पूछ सकता है और उन कार्यों को करने का आदेश दे सकता है। क्लियर है? समझ में आया परमादेश? अब इसके कुछ अपवाद होंगे। भाई परमादेश रिट मारकर जारी नहीं किया जा सकता निजी व्यक्तियों इकाइयों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध, जो निजी इकाइयां हैं, मान लो प्राइवेट फर्म्स हैं, ठीक है, उनके खिलाफ नहीं जारी होगी। अब वो फंसाने के लिए दे देगा सभी सार्वजनिक इकाइयों और निजी इकाइयों के खिलाफ ये जो परमादेश रिट है वो जारी की जा सकती है, क्या हो जाएगा? गलत। यही फंसाता है, ये जो जाल है ना, जाल फेंकता है यूपीएससी, और उस जाल में नहीं फंसना है, इतना स्पष्टता के साथ पढ़ लेना है। और मैं ये बात बार बार बोलती हूँ ना, उसका मतलब है कि आप लोग अपने जो पढ़ने का पैटर्न है दोस्त उसमें चेंज करें। सबसे बड़ी समस्या, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत को सही दिशा में करना है, जहां से क्वेश्चन बनता है उस पर फोकस करना है, ठीक है। तो निजी व्यक्ति इकाइयों के विरुद्ध परमादेश रिट जारी होगी क्या? नहीं होगी, पहली बात। ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक हैं उनके खिलाफ जारी होगी क्या? नहीं होगी। जब कर्तव्य विवेक अनुसार हो, जरूरी नहीं, कुछ लोगों के या कुछ जो विभाग हैं उनके कार्य विवेक अनुसार होते हैं कि भाई वो इस योजना का क्रियान्वयन में ये 4 पॉइंट अभी जारी कर रहा है कोई अधिकारी, 4 पॉइंट वो 4 महीने बाद जारी करेगा, और कोई व्यक्ति जाके कह दे कि ये 8 पॉइंट जो है अभी जारी करवाओ। तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं दोस्त जो विवेकानुसार होते हैं, ठीक है, उस संबंध में भी परमादेश रिट जारी नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध, ध्यान रखना, परमादेश रिट जारी नहीं हो सकती है, ठीक है, लाइन दे देगा वो। उलझना नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध भी सुप्रीम कोर्ट परमादेश रिट जारी कर सकता है और हम जो है ना पटाख से टिक कर देंगे उसे, तो टिक नहीं करना है, गलत हो जाएगा। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो न्यायिक क्षमता में कार्यरत हैं, जो वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं मुख्य न्यायाधीश, उनको भी, उनके खिलाफ भी ये रिट जारी नहीं हो सकती है। इरेज कर लूं, रिवाइज कराऊंगी, घबराना नहीं है। परमादेश रिट हमने देख लिया क्या है और किन के खिलाफ जारी होती है और किन के खिलाफ जारी नहीं होती है, याद रख लेना 3 बार पढ़ना है कम से कम। 2 रिट हमारी कंप्लीट होती है, ठीक है। पानी वानी पीते रहिए, ठीक है, पानी वानी पीते रहिए दोस्तों। मूल अधिकारों का एक क्लिष्टतम टॉपिक है ये, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने समझ लिया तो फिर मार नहीं खाओगे मूल अधिकारों में।
ठीक है, चले। प्रतिषेध रिट, इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों रोकना, प्रतिषेध करना, रोकना। बार बार क्वेश्चन पूछता है प्रतिषेध, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट के डिफरेंस में एक की पॉइंट बताऊंगी। उत्प्रेक्षण जो रिट है नेक्स्ट है, बताऊंगी बाद में। देखो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को, या जो अधिकरण होते हैं, जो न्यायिक अधिकरण होते हैं या प्रशासनिक अधिकरण होते हैं, को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ, या सुप्रीम और हाई कोर्ट जो अधीनस्थ न्यायालय है या जो प्रशासनिक अधिकरण है, ठीक है, उनके खिलाफ ये रिट जारी की जाती है, पहली बात। और ऐसा कार्य जो वो जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके अधिकार क्षेत्र में ना आता हो और वो न्यायालय उस कार्य को करना चाहे, भाई आभास हो जाए कि ये इनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो ये रिट जारी करके कह सकते हैं रुक जाओ, रुक जाओ, आपको अभी तक उन्होंने आदेश नहीं दिया है, ठीक है, कार्य करने से पहले ही ये रिट जारी कर देते हैं। प्रतिषेध समझाऊंगी आगे। देखो, जिस तरह प्रमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। प्रतिषेध संबंधी रिट, यहां से क्वेश्चन बनता है, सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। अब दे देगा प्रतिषेध जो रिट है वो व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं, तो आंसर गलत हो जाएगा। यहां फोकस करना है एक एक रिट को पढ़ने से पहले कि कौन सी रिट किसके खिलाफ जारी की जा सकती है। बार बार बोल रही हूं तो उसका अर्थ समझिएगा, ठीक है। तो प्रतिषेध रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों, विधायी निकायों, निजी व्यक्तियों या निकायों के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि प्रशासनिक प्राधिकरण नहीं, वो जो पहले मैं बोल रही थी दोस्तों, ये जो अधिकरण होते हैं ना, ये न्यायिक अधिकरण ही होने चाहिए, या आप अधीनस्थ न्यायालय ही देखो। सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो प्राधिकरण है, न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी होगी दोस्तों प्रतिषेध रिट, प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ जारी नहीं होगी, ठीक है। वो उस समय निकल गया होगा बोलते बोलते, तो प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ नहीं, केवल न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ। विधायी निकाय हो या निजी व्यक्ति हो, उनके खिलाफ ये रिट जारी नहीं होगी। मैं इरेज कर लेती हूँ, मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है यार, कुछ ज्यादा ही ना लिख देती हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये पॉइंट ध्यान रखना है, और ये पॉइंट ध्यान रखना है, रोकना। इस कोई निर्णय दे रहा है और आदेश जारी करेंगे, रुको रुको, निर्णय मत दो, अभी अभी निर्णय दिया नहीं गया है, उत्प्रेक्षण जब हम पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे उसे, ठीक है। अब चलिए, अब आ गया उत्प्रेक्षण। प्रतिषेध समझ गए, उत्प्रेक्षण भी सेम है, केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक जो निकाय है उनके खिलाफ ही जारी की जाएगी। अब देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी किया जा सकता है। इसे अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र या न्यायिक क्षेत्र की कमी या कानून में खराबी के आधार पर जारी किया जाता है। वही बात, यदि किसी हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, वो रोकने के लिए था, और यहाँ पे यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दे दिया है या अर्ध न्यायिक जो निकाय है उसने निर्णय दे दिया है, तो उस निर्णय को क्या सुधारने के लिए, उस निर्णय को एक तरीके से उसमें परिवर्तन करने के लिए ये न्यायिक रिट जारी की जा सकती है। इस तरह प्रतिषेध से हटके, जो केवल निवारक है, जो रोकने का काम करता है कि भाई रुक जाओ, निर्णय मत दो, उत्प्रेक्षण निवारक एवं सहायक दोनों का काम करता है, और इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी अभी एक बार दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगी, घबराना नहीं है। उत्प्रेक्षण इतना यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे भी वही सारी बात आ जाएंगी कि उत्प्रेक्षण की रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी हो सकती है, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं जारी हो सकती, व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी हो सकती, ठीक है। तो प्रतिषेध प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण दोनों न्यायिक रिटें हैं, ठीक है। ना प्रशासनिक अधिकरणों के खिलाफ जारी होंगी, ना व्यक्तियों के खिलाफ जारी होंगी। याद रहेगा आप लोगों को, अच्छे बच्चे हो आप लोग, बहुत ध्यान से पढ़ते हो।
1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि उत्प्रेक्षण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध की तरह उत्प्रेक्षण भी विधि निकायों या निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता। ये एक अलग व्यवस्था है दोस्तों। प्रतिषेध में तो हमने देखा उसमें प्रशासनिक अधिकरण काउंट नहीं होंगे, और इसमें प्रशासनिक अधिकरण काउंट हो सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अभी आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मुझे पता है। कुछ लोग जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उन्हें ये भी लग रहा होगा, ये भाव आ रहा होगा कि हमसे ना हो पाएगा। दोस्तों आप लोगों से हो पाएगा। ये बहुत ही इजी टॉपिक है। यदि 2 बार 3 बार मेरे कहने से रिवाइज कर लोगे, एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके सारी चीजें आप कर सकते हो। ठीक है, तो उस भाव को दूर भगाइए। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए इसको मैं तो इस चीज को समझिए कि जो एक बार इसे बड़ा कर लूं फटाफट। परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, बस एक लाइन समझ लिए। प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण में एक बार मार्कर उठा लेती हूँ दोस्तों फटाफट। एक लाइन समझनी है क्या, कि भाई जो प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध, प्रति से ध्यान रखना, प्रति प से पहले, प से पहले जारी की जाएगी, पहले, यानी इसका उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना होता है। रुक जाओ, न्यायिक त्रुटि मत करो, ये मामला आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रति का मतलब पहले, लिंक से ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो प्रति का मतलब पहले, रोकना होता है न्यायिक त्रुटि को। और उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण जो रिट होती है दोस्तों, उसका मतलब होता है न्यायिक त्रुटि में सुधार करना, कि आपने न्यायिक त्रुटि कर दी है, निर्णय दे दिया है, उसमें सुधार करना। ठीक है, याद रखना। हमारी 4 रिट्स कंप्लीट हो चुकी है, राहत की सांस ले सकते हैं। अधिकार पृच्छा लास्ट रिट है दोस्तों, सुन लो, मेहरबानी कर दो। ठीक है, शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा होता है। अधिकार पृच्छा, अधिकारों को पूछना, क्या आपको ये अधिकार है। अब देखिए, इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जा सकता है। अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। देखो, पहली जो 4 रिटें हैं वो पीड़ित व्यक्ति ही दायर करेगा, और ये कोई इच्छुक व्यक्ति भी दायर कर सकता है जब किसी कार्य के। ठीक है, तो इस रिट के माध्यम से ना क्या होता है, सार्वजनिक जो पद धारण किया है किसी व्यक्ति ने, उसके पद धारण करने का आधार पूछा जा सकता है दोस्त। ठीक है, आपने ये पद कैसे धारण कर लिया, तो जो गड़बड़ी होती है सार्वजनिक नियुक्तियों में, उसको दूर करने के लिए बेसिकली ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों की अधिकार पृच्छा रिट हो गई कि भाई एक तरीके से कि कोई सार्वजनिक पद आपने किस अधिकार से प्राप्त किया, उसके संदर्भ में ये रिट जारी की जाती है। और सार्वजनिक नियुक्तियों में जो अवैध तौर पे नियुक्तियां होती हैं, उसको रोकने के लिए ये रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, इस चीज को समझेंगे। इस तरीके से आज हमने दोस्तों एक जो सबसे डिफिकल्ट एरिया होता है हमारे संविधान का, वो हम पढ़ चुके हैं। फटाफट एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं दोस्तों। इस क्लास में टाइम का बाउंडेशन होता है, अदरवाइज एक ही दिन बैठूं आप लोगों का पूरा कंप्लीट करा दूं, लेकिन हमें समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आर्टिकल 32 देखा दोस्तों हमने, मूल अधिकार है स्वयं में, बहुत अच्छे से बताया। 12 से 35 तक है, तो ये 32 में है, तो स्वयं में मूल अधिकार है, और संशोधन के तहत इसे बदला नहीं जा सकता। 4 प्रावधान हमने देखे थे कि भाई मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में व्यक्ति जा सकता है,
और उच्चतम न्यायालय किसी भी मूल अधिकार के संबंध में निर्देश या आदेश दे सकता है 5 रिट्स के माध्यम से। संसद को यह शक्ति है कि वो उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट्स तो संविधान में ही है, दूसरे न्यायालयों को भी इसका विस्तार कर सके। पीटी का क्वेश्चन बनता है, बताया था, जो अभी देख रहे हैं शुरू से देख लेना क्लास, फायदे में रहोगे। 226 बता चुकी हूँ। और 300 जो 359 के तहत जब आप राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है तो ये निलंबन होता है। बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि सीधा सा पता है कि भाई आर्टिकल 20-21 को छोड़ के सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हमने देखा ये सारी चीजें, आर्टिकल 32 कैसे मूल अधिकार, और 226 हमने देखा। उसके बाद 5 प्रकार की रिट्स देखी, संसद अन्य न्यायालयों में भी देखा। ठीक है, उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से भिन्न है, ये भी देखा कि भाई उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संबंध में और उच्च न्यायालय मूल के साथ अन्य अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। इस संदर्भ में हाई कोर्ट्स की पावर सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा यदि न्यायिक क्षेत्र की बात की जाए कि न्यायिक क्षेत्र किसका ज्यादा विस्तृत है, यहां से क्वेश्चन पूछ चुका है कि भाई किसका अधिकार क्षेत्र ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन बचा हुआ है, कभी भी पूछ सकता है कि भाई, मैं एक बार, मेरा मार्कर नहीं उठाया क्या मैंने, एक बार मार्कर उठा लूं दोस्तों। ठीक है, यहां से क्वेश्चन अब पूछ सकता है कभी भी कि न्यायिक क्षेत्र किसका ज्यादा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सुप्रीम कोर्ट का ही ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट व्यक्ति के साथ साथ जो सरकार है उसके खिलाफ भी रिट जारी, उसके विरुद्ध भी जारी कर सकता है। लेकिन राज्य केवल उस राज्य के व्यक्ति या किसी अन्य राज्य के व्यक्ति या उस राज्य की सरकार के खिलाफ ही जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 32 उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, बता चुकी हूँ। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक एक बता दिया कि सशरीर प्रस्तुत करो, यदि अवैध तौर पे हिरासत में है तो ये रिट जारी की जा सकती है। उसके बाद हमें ध्यान रखना है कि ये वाले एंगल की सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत, दोनों के खिलाफ और कब नहीं जारी की जाएगी, यहाँ मैंने बताया था बुद्धि का प्रयोग कर लेना, जो आप लोगों में कूट कूट के भरी हुई है। ठीक है, परमादेश हम आदेश देते हैं। ठीक है, कब आदेश देंगे, जब सार्वजनिक अधिकारियों उनके कार्य, जब वो कार्यों को नकारे तो उसका कारण पूछा जा सकता है और कार्य करने के लिए कहा जा सकता है, और ये किस किस के खिलाफ जारी की जा सकती है ये सारे यहाँ लिखे हैं, और किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जाता ये पढ़ लेना दोस्तों, फायदे में रहोगे। प्रतिषेध, न्यायिक रिट आ गई, रोकना, प्रति, प से मतलब पहले ही रोक देना, किसी ने न्याय देने से पहले। न्यायिक रिटें हैं जो केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक अधिकरणों के खिलाफ ही जारी की जा सकती हैं, पता है। और उत्प्रेक्षण का मतलब होता है एक तरीके से सुधार करना। ठीक है, बताया मैंने, प्रतिषेध का मतलब एक तरीके से रोकना, और उत्प्रेक्षण का मतलब निर्णय दे दिया है अब सुधार करेंगे, और निर्णय अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर का जो निर्णय होता है। प्रमाणित होना या सूचना देना, इसके अतिरिक्त ये आप लोग देख लोगे, और दोनों के डिफरेंसेस मैंने बता दिया, अधिकार परीक्षा आप लोगों को बता दिया। दोस्तों इस तरीके से आर्टिकल 32 पे मैंने पूरी एक क्लास इसलिए ली, यहाँ से पीटी में बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ना निकाल देती, आर्टिकल पूरा करवा देती, लेकिन जिन चीजों पे मैंने फोकस किया है, जिस व्यक्ति को यकीन नहीं आ रहा हो, जिस बच्चे को यकीन नहीं आ रहा हो, मेरी एमसीक्यू की सीरीज देख ले और जाके देख ले कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है आईएएस बनने का। दोस्त, वो मैं बोलती हूँ ना बार बार, दिल को खुश करने का गालिब ख्याल अच्छा है। यदि दिल खुश करना है, अपने आप को बस संतोष देना है कि आज तो हमने इतने एमसीक्यूज लगा लिए, मार्केट में जाइए, मार्केट भरा पड़ा है। लेकिन अगर आईएएस बनना है, अपना उद्देश्य पूरा करना है, मछली की आंख पे तीर रखना है, तो ध्यान रखना आईएएस की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए एमसीक्यूज, आईएएस की विभिन्न परीक्षाएं मतलब आईएएस प्री तो होगा ही, सीडीएस, सीएपीएफ, आईएएस ऑप्शनल, जो यूपीएससी द्वारा आयोजित करी जाती हैं, उनसे हमें यूपीएससी का एक रेंज मिलता है, फेवरेट टॉपिक्स पता लगते हैं, ये पता लगता है क्वेश्चन कहाँ से बनाता है यूपीएससी। ठीक है, तो उस एरिया के हिसाब से आप लोगों को मैंने ये आर्टिकल करा दिया है, घबराना नहीं है, इससे बाहर आर्टिकल 32 से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। इतना आप लोगों ने अगर समझ लिया, आर्टिकल 32 का हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, मैं आश्वस्त कर सकती हूँ आप लोगों को। पीछे जाके आप सुन सकते हैं, मेरे टेलीग्राम पे जाके मेरा पीडीएफ, इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप लोगों को पता लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को यदि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें,
जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी वीडियो शेयर करें और मेरी वीडियोस के नीचे जाके कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो दोस्त ललिता वाईटी कोड का यूज करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। मेरा अनअकैडमी जो मेरा टेलीग्राम जो चैनल है वो अनअकैडमी _ललिता_कुमारी, मुझे जाके फॉलो करें। आपको सारी क्लासेस की सूचनाएं पीडीएफ मिल जाएंगे। आपको डाउट है वो आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा शाम में 5 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मेरी स्पेशल क्लास चल रही है। मैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज करा रही हूँ दोस्तों, ताकि पॉलिटी यहाँ कवर हो जाए, हिस्ट्री वहां कवर हो जाए और आपके पीटी के 40 से 45 क्वेश्चन बिल्कुल आप शॉर्ट होके कर सकें, ठीक है। तो शाम के 5 बजे मिलते हैं लाइव अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे और मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।